आज हम सुनेंगे कहानी दुलाई वाली, जो लेखिका बंग महिला के द्वारा रचित है। काशी जी के दशमें घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गौदलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरी में सुरती की गोलियों की डिबिया और एक सूंघने की पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गौदलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था और ऊपर की जगह मनुष्य की वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वह एक कोठरी में उसने हाथ की चीज रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। सीता सीता क्या है, कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला लाओ। अच्छा, कहकर सीता गई। कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री आश्चर्यचकित और होकर झुल्ला कर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कौन सा जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मैं मुँह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो जानते। आज तो किसी सूरत में नहीं जाना हो सकता। तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज के नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आगरा से अपनी नई बहू को साथ भी ला रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय से इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धो करके लौट आया। अब करना ही क्या है? कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बोंध कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है। नवल जो चाहे करावे। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे। पर मेरे तो नाकों में दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से? उनकी हंसी जो हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है क्या? उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौकी में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर बोले, बुआ ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी। सही, वे बोली खाने पहनने के लिए तो आई ही है। पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि ये बेचारी कभी रोटी तो खाती नहीं, पूड़ियाँ क्यों खाने लगी। इतना कह करके बंसीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखें भर आईं और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बनारस में ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में मेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब हैं। उसी दिन बंसीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग में जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देवी भी रोती तैयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे सी नहीं थी कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहते। सीता के बाप के न रहने से
काम बिगड़ गया। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी दो चार खुशामदी घिरे रहते हैं। छूछू का कौन पूछे। एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। सालेराम की तबीयत अच्छी नहीं है, वे हर घड़ी बिछौने से बातें करते रहते हैं। इस पर भी आप कहने लगे कि मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। बंसीधर बोले, नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंसीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक होती नहीं, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा। तब बंसीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम कुछ। नवल किशोर तो यहाँ से साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंसीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देई बड़ी विकलता से रोते हुए इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, या कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह से पोंछ चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंसीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी। अरे, एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछतावा से उठे। इक्के वाले की कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ, कोई जरूरी चीज भूला है क्या। नहीं, एक देसी धोती पहन कर आना था, सो भूलकर बिलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी है ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो दो चार सुनाए बिना नहीं रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। जानकी जरा बहुत टेढ़ा करके बोली, धोती तो धोती होती है, पहनने से काम, क्या है बुराई। इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंसीधर कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। बंसीधर फिर कर बोले, अगर मैं 1.5 दर्जे का ही टिकट लूँ तो। इक्के वाला चुपचाप हो रहा। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा था, यह कहते हुए बंसीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पर पार करके मुगल सराय पहुंचे। वहां पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी में ही शुरू से आखिर तक देख आए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंसीधर फिर सब गाड़ियों को तिहरा गए। भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल ना मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना देगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंसीधर छत चढ़ गए और जानकी को लेकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है, वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया, कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो 1.5 का था, पर 1.5 दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसीलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी।
नवल की बातें और न जाने क्या क्या अगर बगड़ सोचती गाड़ी गई स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। मिर्ज़ापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई और उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने की झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंशीधर ने बनारस छोड़ा था।